किसी ने बर्फ से पूछा, किसी ने बर्फ से पूछा, आप इतने ठंडे क्यों हो? किसी ने बर्फ से पूछा, आप इतने ठंडे क्यों हो? बर्फ ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मेरा अतीत भी पानी, मेरा भविष्य भी पानी, फिर गर्मी की तो बात की रखो, फिर गर्मी किस बात की रखूं? एक बर्फ वाला जवाब यदि सबके समझ में आ जाए तो जीवन सहज और शांत बन जाए। बर्फ ने कहा कि मेरा भूतकाल भी पानी है और मुझे भविष्य में भी पानी ही बन जाना है, तो अकड़ किस बात की रखना? और इंसान इस बात को समझ जाए कि मेरा भूतकाल अनंत संसार है, न संभला तो भविष्य काल भी अनंत संसार है, फिर एक मानव पर्याय पाकर के फिजूल की अकड़ करने से क्या फायदा? अथवा मेरा भूतकाल भी तरह तरह के तिरस्कारों में, तरह तरह की परेशानियों में बीता है और आगे भी पता नहीं कौन सी परेशानी आने वाली है, फिर वर्तमान की सुख का, धन का, वैभव का इतना ज्यादा ईगो अहंकार क्यों करना? हम श्रवण बेलगोल में थे, बाहुबली भगवान के चरणों में 2009 में प्रारंभिक ठंड के दिन थे। एक पंडित जी आए और जैसा आप एकदम शांत जीवन रहा, अभी तो थोड़ा बोल भी लेते हैं, तो वैसे ही शांत एकदम। तो एक दो बार आए, उनको दर्शन भी नहीं हुए, और आए तो ध्यान में या अपने स्वाध्याय में मिले। तो फिर बाद में वो बोले, महाराज जी आप इतने ठंडे क्यों हो? फिर एक दो नाम गिनाए, वो इतने गर्म हैं, वो इतने गर्म हैं, उनकी इतनी बड़ी सभा, उनकी उतनी बड़ी सभा, आप चुपचाप यहां ध्यान में बैठे हो। तो हमने उनको कहा, बस शांति में रहने में ही आनंद है, ज्यादा बाहर में उलझने में समस्याएं पैदा होती हैं। फिर हम कुंजवन पहुंचे, गुरुदेव सन्मति सागर जी के दर्शन किए, और ये वाली घटना हमने उनको भी बताई कि एक पंडित जी ऐसा बोल रहे थे। तो आचार्य जी तो बोले कि आपको कहना था कि गर्म होके दिखाऊंगा। अरे कम से कम समझदार श्रावकों को तो समझना चाहिए कि मुनिराज यदि शांत बैठे हैं, मुनिराज यदि ध्यान में मगन हैं, उनकी रुचि एकांतवास की है, उनकी रुचि सहज शांत स्वाध्याय करने की है, तो अच्छी बात है साहब। मुनि का तो यही रूप है। जरूरी थोड़ी है कि बहुत बड़ी सभा लगाए, बहुत प्रोपोगंडा करे, बहुत लोगों को तंग करे, कि बहुत उठापटक करे, कि भीड़ भड़क्का करे, कि उल्टे सुल्टे बयान देता फिरे, इसकी उसकी निंदा करता फिरे। ये कोई लक्षण है क्या? समझदार व्यक्ति के तो ध्यान में होना ही चाहिए कि मुनिराज की प्रवृत्ति तो शांतता ही है। वैसे मुनिराज के हमने दर्शन किए, हमारे गांव में पधारे हैं, रोज प्रवचन नहीं करते हैं, रोज तरह तरह की बातें नहीं करते हैं, अच्छी बात है, ये तो मुनि के गुण है। तो शांत रहना ये बहुत बड़ा गुण है। कुछ लोग, कुछ बच्चे, कुछ युवा बस उठापटक करना, इसकी तोड़फोड़ करना, उसकी टांग खींचना है, धक्का मुक्की करना, गाली गलौज करना, ये बराबर बात नहीं है। ये उद्दंडता का लक्षण है। एक शांति व्यक्ति ना बड़ा से बड़ा नेता भी बन सकता है, बड़ा से बड़ा उद्योगपति भी बन सकता है, एक शांत व्यक्ति। क्योंकि उछल कूद में जो निर्णय किए जाते हैं या जो लोग उछल कूद करते हैं, उनकी ऊर्जा बिखर जाती है। जैसे अपन पानी गिराएं और ऊपर से पानी गिराएं तो एक गिलास पानी गिराएंगे तो पानी बिखर जाता है, बूंद बूंद करके यूं बिखर जाता है, किसी काम नहीं आता है। लेकिन अगर ठीक ढंग से किसी पौधे की जड़ों में डालें तो पानी कितना काम का हो जाएगा कि पौधा बड़ा होने के भी काम आएगा। ऐसे कोई शांत व्यक्ति होता है कि वो इतना विकसित हो जाता है, और जो बहुत ज्यादा
अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग करना है। आप यदि मोबाइल पर ही लगे हुए हो और ये चीज देख रहे, वो गेम खेल रहे, जो फिजूल के काम कर रहे, आप अपनी शक्ति का, ऊर्जा का 2-3 जगह बंटवारा कर दिया। आपके पास 10 रुपए हैं, मान लीजिए 100 रुपए हैं। अब आपके पास 100 रुपए हैं, आप चाहें तो 100 रुपए से कोई बढ़िया सी चीज खरीद लो, 1 किलो फल खरीद लो, चिल्ड्रंस डे है, मिठाई खरीदो, बच्चों को साथ में साथियों को दो, मम्मी पापा को दो, ठीक है, स्कूल में बांट दो। 100 रुपए में ये भी हो सकता है। लेकिन आपने 100 रुपए का इधर उधर उपयोग किया। 10 रुपए की मिठाई खाएंगे, 10 रुपए के फल खरीदेंगे, 10 रुपए खेल में लगा देंगे, 10 रुपए का कोई खिलौना प्लास्टिक खरीद लेंगे, मिट्टी का हाथी घोड़ा खरीद लेंगे। ये सब क्या होगा, उसका पूरा छितर वितर हो गया। आप एक मुश्त उससे कुछ भी काम नहीं कर पाए। आपको लगा कि मैंने सब चीज का आनंद ले लिया, लेकिन उस सब चीज का आनंद किस बात का आनंद हुआ? अगर 100 रुपए का सीधा एक बड़ा रजिस्टर खरीदते, ग्रंथ खरीदते, लंबे टाइम काम आता। समझ लीजिए कि एक टी शर्ट खरीदते, काम आता। समझ लीजिए कि ढेर सारी मिठाई सब दोस्तों को बांटते, तो एक वो बनता कि भाई कितना बढ़िया है, सबको मिठाई खिलाई इसने। एक स्वार्थी नहीं है कि खुद खा लेना, बस सबको देता है, प्रेम करता है। तो आपकी 100 रुपए की शक्ति, जैसे 100 रुपए की शक्ति महत्वपूर्ण है, वैसे ही हमारे मन की शक्ति, हमारे ज्ञान की शक्ति महत्वपूर्ण है। अगर हमने टीवी में 2 घंटे खराब किए, मोबाइल में 2 घंटे खराब किए, फिजूल की पिक्चर में 2 घंटे खराब किए, उससे कोई शिक्षा नहीं मिली। मोबाइल गेम जिसमें केवल दिमाग खराब हुआ, गोली मारो, लड़ाई झगड़ा, उसमें आपके 2 घंटे गए। आपके 4-5 घंटे ऐसे चले गए। अगर वो 4-5 घंटे क्लास सिलेबस पढ़ने में, क्लास की किताबें पढ़ने में, सवाल हल करने में, इंग्लिश में, संस्कृत में, प्राकृत में, इसमें दिए होते, तो आप उस चीज के पंडित बन जाते, विद्वान बन जाते, पकड़ बन जाती आपकी। ध्यान में आ रहा आपको? मतलब हमारी ऊर्जा, हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चे हैं तो खेलें, नहीं, बच्चों को खेलना भी चाहिए, लेकिन वो खेल कौन सा होना चाहिए? 1 घंटे का, 1.5 घंटे का खेल है तो खेल खेल होना चाहिए। जैसे कबड्डी है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, जिससे अपनी बॉडी स्ट्रांग बने। यूं लिया मोबाइल पर और आंखें फोड़ रहे हैं और दिमाग खराब कर रहे हैं ना। कुछ बच्चे तो ये इसी बेवकूफी करते हैं कि गेम के चक्कर में अपना गेम खत्म कर लेते, आत्महत्या कर लेते हैं। उसमें तरह तरह के गंदे गंदे गेम होते हैं, चैलेंज होते हैं, और नहीं जमता है, बातों में आ जाते हैं खिलौनों की और मर जाते हैं। तो ये बेवकूफी तो बहुत बड़ी बेवकूफी हो गई, सब कुछ खत्म कर दिया। इसलिए बच्चों को टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर एक बहुत विवेक, बहुत मर्यादा से यूज करना चाहिए। आजकल ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही थी, अब वापस स्कूल चालू हो गए। ऑनलाइन का खेल बहुत अच्छा नहीं है। क्लास के चक्कर में ऑनलाइन वो क्या क्या करने लग जाएंगे। और ठीक है, पढ़ाई चले तो चले, बाकी तो आंखों की सुरक्षा करो। मोबाइल की और टीवी की रेज होती है, तरंग होती है, आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक है, और साथ में दिमाग के लिए नुकसानदायक है, ब्रेन हेमरेज के लिए जिम्मेदार है। ये कह रहे हैं कि अगर बच्चे 4 घंटे से ज्यादा फोन यूज करते हैं, मोबाइल पर स्क्रीन पर रहते हैं, तो उनको 20 साल में कैंसर होने की संभावना है। वो 8 घंटे से ज्यादा यदि स्क्रीन रहते हैं तो 10 साल में उनको ब्रेन हेमरेज की संभावना। ऐसे वैज्ञानिक रिसर्च है, क्योंकि हमारी रचना अपने हिसाब की है, बॉडी की रचना। तो हम जो खेल खेलें, बच्चे युवा लोग जो उस पर उस टाइप के हो कि हमारा बुद्धि विकसित हो, हमारी बॉडी विकसित हो, वैसे। तो बहुत गर्म नहीं बनना, उज्जड नहीं बनना। मम्मी पापा ने कुछ कहा, ठीक है, गुरुजी ने कुछ कहा, अच्छी बात है, स्वीकार करना, विनम्रता होना जीवन में। हाँ, क्योंकि कभी हम ऐसे भी कहते हैं कि बच्चे को बच्चा ही रहने दो, बच्चे को बच्चा ही रहने दो, मासूम और अच्छा ही रहने दो।
कई बार बड़े लोग ऐसी फिजूल की बातें सिखाते हैं ना, जाओ उसको धक्का दे आओ, रोता हुआ बच्चा आया, उसने मुझे मारा, जाओ तुम उसे मार के आओ, सिखा दे। गलत है, ऐसे मत सिखाइए। बच्चा बच्चा ही अच्छा लगता है। और कभी इतना लोड डालेंगे ना, देखो वो फर्स्ट आया ना, तेरे को फर्स्ट आना चाहिए था ना, ऐसे स्पर्धा सिखाएंगे। बहुत स्पर्धा मत सिखाइए। उसकी अपनी कैपेसिटी है, उसकी अपनी क्षमता है, उसकी अपनी सोच है। यूं दबा दबा करके ना उसको कभी ऐसे लगने लगता है कि माँ बाप तो दुश्मन है। इतनी ज्यादा ख्वाहिशें पालते हैं। भाई उसकी अपनी कैपेसिटी है, उसकी अपनी फैमिली है, उसकी अपनी प्रक्रिया है, और मेरा अपना सोच है, अपनी थिंकिंग है, अपनी पावर है। कोशिश करना चाहिए कि हम सबसे आगे जाएं, लेकिन अगर नहीं जा पा रहे हैं तो उसके पीछे फिर छीटाकशी नहीं होना चाहिए। उनका बच्चा तो होशियार निकल गया, तुम गधा का गधा रह गया। और ऐसी बातों से क्या होता है, मन दुखी हो जाता है। इसलिए मार्गदर्शन करने वालों को चाहिए कि नई पीढ़ी के लिए बड़े विवेक से आगे बढ़ाएं, मासूमियत रहे। अगर बच्चों में क्रूरता आ गई, जैसे आजकल टीवी, इंटरनेट और गेम के माध्यम से कई बच्चे इतने क्रूर होने लगे, 10-12 साल के भी हैं, लेकिन वो चाकू चलाने से नहीं हिचकते। 12-15 साल के बच्चों के अनैतिक व्यवहार के किस्से आने लगे। और पिता ने जाकर के देखा तो उन्हें बहुत गिल्टी फील हुई। कैसे शांत ऐसे मासूम बच्चे को फिजूल में डांटने का क्या मतलब था। हम शांति से भी बोल सकते कि थोड़ा ठहरो, या मैं बाद में कराऊंगा। जब माँ ने देखा तो माँ को भी लगा। और जरूरी है, माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इस ढंग से मार्गदर्शन करें कि वो तकलीफ में ना पड़े, उसे फील ना हो कि कोई हमारा नहीं है। जब आपने गृहस्थी बसाई है और मोह राग द्वेष में पड़े हो, तो माहौल भी ऐसा होना चाहिए खुशनुमा। और कई बार माता पिता जब आपस में झगड़ते हैं ना, तू मैं करते हैं, तो बच्चों की हालत खराब हो जाती है। एक तो हमने ऐसा किस्सा पढ़ा कि माँ बाप का रोज रोज का झगड़ा देख करके बच्चे ने आत्महत्या कर ली। किस हद तक वो लोग झगड़ते होंगे, कैसी बात करते होंगे। इसलिए परिवार विवेकपूर्ण होना चाहिए। थोड़ी सी जिंदगी है, 70, 75, 80 साल का जीवन है, जो भी है, और कितना तो निकल गया। अब इन थोड़े वर्षों में धर्म ध्यान पूर्वक, विवेक पूर्वक समय जाए, इस बात की गौर करना चाहिए। एक स्कूल में सारे बच्चे बैठे हुए थे कि तभी एक बच्चे ने शिकायत की टीचर को कि मेरी घड़ी चोरी हो गई। टीचर ने कहा कि भाई घड़ी आप लोगों के किसी के पास होगी, निकाल लीजिए। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उस लड़के को पूछा कि तुम्हारी घड़ी कहाँ खोई है। तो लड़के ने कहा कि मैं पहन करके आया हूं और यहीं मेरी घड़ी अभी कहीं खो गई है, गिर गई है, या किसी ने धीरे से ले ली है। फिर टीचर ने कहा कि भाई आप लोगों के बीच में ही कहीं घड़ी है, आप लोग दीजिए। किसी ने नहीं दी। जिसने चुराई थी उसने भी ये फील नहीं हुआ होने दिया कि मैंने घड़ी चुराई, क्योंकि उसकी आदत थी चोरी करने की। चोरी करना गलत बात है, गाली देना गलत, झूठ बोलना, छल कपट करना। मम्मी को बोला स्कूल जा रहे हैं और पहुंच गए खेलने के लिए, पापा को बोला प्रैक्टिकल में जा रहे और पहुंच गए पिकनिक में, तो अविश्वास होता है, भरोसा खत्म होता है। ऐसा नहीं करना। अब उसने क्या किया, चोरी तो की है लेकिन वो बता नहीं पा रहा। फिर टीचर ने कहा कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए। बच्चे सोचने लगे कोई जादू होने वाला है। टीचर ने कहा कोई जादू नहीं हो रहा है, सब आंखें बंद कर लीजिए, जब तक हम ना कहें तब तक आंखें नहीं खोलेंगे। और उन्होंने क्या किया, एक एक बच्चे के पास जाकर के उसकी जेब टटोली और एक बच्चे की जेब में घड़ी जैसा कुछ मिल गया और वो निकाल लिया। अपनी टेबल पर आ गए और घड़ी उनके हाथ में थी। फिर कहा सबको आप आंखें खोलिए। सबने आंखें खोली तो घड़ी, उस बच्चे को कहा यही घड़ी है ना तुम्हारी? उसने कहा हाँ बिल्कुल यही है, मेरी घड़ी है, लेके जाओ। बच्चा था इसलिए उसने ज्यादा पूछ परख नहीं की, लेकिन सबके मन में आ गया कि घड़ी किसने चुराई थी।
किसके पास निकली? बात खत्म हो गई, छुट्टी हो गई, सब चले गए। 10 साल बीत गए। शहर में एक बड़े उद्योगपति का सम्मान समारोह रखा गया। उसमें उस टीचर को स्पेशल रूप से चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया और उसको देख करके टीचर ने पहचान लिया कि ये बच्चे को मैंने पढ़ाया है और ये आज बहुत बड़ा उद्योगपति बन गया है। बस सारी बात हुई, सम्मान वगैरह हुआ, ये हुआ वो हुआ, इसके भाषण उसके भाषण हुआ। फिर उसकी बारी आई, उसकी उद्योगपति की। तो उसने अपनी शुरुआत यहीं से की कि आज मैं जो कुछ हूं सब इनकी बदौलत हूं, टीचर की बदौलत। लोगों ने तालियां बजाई। टीचर ने भी यही सोचा कि भाई विद्यार्थी ऐसे ही बोलते हैं। लोगों ने भी थोड़ा यही सोचा कि विद्यार्थी ऐसे ही सोचते हैं कि मेरे गुरु की बदौलत मैं यहां तक पहुंचा। फिर उसने आगे बात कही कि इनने पढ़ाया है इसलिए नहीं। फिर लोगों को थोड़ा लगा। फिर उसने अपनी घटना बताई कि बचपन में कभी मैंने घड़ी चुराई थी और तब मेरी जेब से घड़ी निकाल करके और इन्होंने बिना किसी को फील कराए कि चोर कौन है और मेरी एक तरह से रक्षा सुरक्षा की और मुझे जिंदगी भर के लिए चोर होने से बचा लिया। उस दिन से मैंने संकल्प किया था कि मैं जिंदगी में कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ बड़ा बन के दिखाऊंगा, जरूरतमंद लोगों की सहायता करूंगा ताकि लोगों को चोरी ना करना पड़े। आज मैं यहां तक पहुंचा हूं इनकी बदौलत। गुरुजी को मालूम होगा कि मैं ही वह बच्चा हूं जिसने घड़ी चुराई थी। उनने गुरुजी ने माइक इससे ये सब सुना तो वो भी एक आश्चर्य में पड़ गए। फिर उन्होंने माइक पर स्पष्ट किया कि आज जब तूने सारी बात खोल दी है तो मैं आज बताता हूं कि उस दिन सब लोगों ने आंखें बंद की थीं, मैंने भी अपनी आंखों पर रुमाल बांधा था और मैंने सबको टटोला था। तो मुझे आज भी नहीं पता कि घड़ी तेरी जेब से निकली थी और मैंने अपनी आंखों पर इसलिए रुमाल बांधा था कहीं मेरे मन में भी ऐसा ना आ जाए कि मेरी क्लास का ये बच्चा चोरी करने वाला है। मुझे तूने बताया। लेकिन देखिए किसी के दोष छुपाने से या किसी को ही नीचा नहीं दिखाने से वो कितनी तरक्की कर सकता है। आप भी जीवन में अच्छे बने, ऊंचे बने, मंगलमय जीवन हो और जैसा अपना बचपन में मन होता है कम से कम विषय वासना वाला, वैसा ही जीवन भर रहे और वितराग भगवान जिनेश्वर के मंगलमय शासन में अपनी आत्मा भी परम पवित्र होने के मार्ग पर चले। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।